जी, जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के संयोजक हैं। इसमें हम लोगों का आरंभ में ही स्वागत करने वाले डॉक्टर राजेश कुमार पाल जी, यशस्वी प्राचार्य गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करवी चित्रकूट। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस वेबिनार में हम सबसे संबद्ध सम्मानित कुलपति महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना, मेरे लिए नितांत आत्मीय और ख्यातिलब्ध प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हम सबसे संबद्ध है डॉक्टर BL शर्मा जी, सहायक निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश। डॉक्टर संध्या रानी जी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी चित्रकूट झांसी मंडल। डॉक्टर मानस पांडे जी मेरे बहुत प्रिय हैं, चेयरमैन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। इसमें आयोजन सचिव के रूप में डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर सीमा कुमारी, कहीं संबंध होगी डॉक्टर नीलम सोरे जी, जिन्होंने मुझसे इस संदर्भ में संपर्क किया था। और वे सभी जो आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, प्रतिभागीगण के रूप में, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में, मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर आज वेबिनार आयोजित है। भावी वैश्विक परिदृश्य में भारत, अवसर एवं चुनौतियां। आप सभी जानते हैं कि आज के दौर को कोविड-19 का दौर कहा जाता है। एक अदृश्य विषाणु जो हमारे समीपस्थ पड़ोसी की प्रयोगशाला से निकलकर प्रकृति से तालमेल कर पूरी मानवता के लिए गहरा संकट उत्पन्न कर चुका है। हम सभी प्रकृति से तादाद में रखने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, इसलिए लगता है कि हम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी विजय की कामना में, वैश्विक व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित करने में हमारे द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हमारे लिए ही घातक हो जाते हैं। जैसा वुहान की प्रयोगशाला से निकला हुआ यह विषाणु दुनिया में व्यक्त कर रहा है, और इसके चलते एक स्थिति बन गई है जिसे वैश्विक महामारी की स्थिति। जब भी मानवता कराहने लगे, व्याधि के निदान और सहयोग करने में लगे हुए लोग इस प्रक्रिया में हाँफने लगे और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर सत्ता व्यवस्था कांपने लगे, तो इस स्थिति को वैश्विक महामारी कहा जाता है। कारण कि वह दौर होता है जिसमें प्रकृति जो हमें बचाने, बनाने, बढ़ाने के लिए ही होती है, उससे हमारा संबंध पहले जैसा नहीं रह जाता है। मनुष्य और प्रकृति दोनों के साथ दो शब्द जुड़े हैं। प्रकृति में प्रवृत्ति होती है और मनुष्य में प्रकृति होती है। प्रकृति की प्रवृत्ति है प्रस्फुटन, प्रगति, पोषण और प्रलय, जबकि मनुष्य के प्रपंच हैं संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा और संहार। जब तक इनका आपस में तालमेल होता है और अंतिम पद नहीं होता, संहार अथवा प्रलय, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब हम प्रकृति के साथ ही अति करने लगते हैं अथवा अपने अंदर विश्व विजयी, ब्रह्मांड विजयी, प्रकृति विजयी होने का अहंकार पाल लेते हैं, तब परिस्थितियां भी प्रतिकूल होने लगती हैं। ऐसे में बहुत कुछ बदल जाता है। आज की जो स्थिति है यह वही स्थिति है जिसमें सब कुछ संशयग्रस्त है, अस्त व्यस्त है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या, कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, कब तक होगा, किस प्रकार हो रहा है, किस समय हो जाएगा, इसका कुछ बोध ही नहीं। खड्ड-मड्ड की स्थिति है। हर राष्ट्र परेशान है, हर देश के निवासी परेशान है, नागरिक परेशान है, पूरी व्यवस्था परेशान है। आज का जो दौर है, पूरी दुनिया के राष्ट्र चाहे विकसित हों, विकासशील हों, विकासोन्मुख हों, अर्ध विकसित हों, अविकसित हों,
सब एक धरातल पर खड़े हैं। जो वैभव की वर्चस्व वाली स्थिति थी, आज नहीं है। हर देश अपने यहाँ अपने नागरिकों को, निवासियों को बचाने में लगा हुआ। हम एक अदृश्य घातक विषाणु से आक्रांत हैं, जिसके निवारण के लिए प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हम इस विषाणु के प्रभाव को रोकने के लिए इसका जो चेन बनता है, और उस चेन का जो माध्यम है हमारा श्वसन तंत्र, हमारा श्वास, इससे एक निश्चित दूरी बना करके चेन को रोकें। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए एक संदेश दिया, सुझाव दिया। आज ये सबके लिए मजबूरी है, हमारे जीवन के लिए 2 गज दूरी जरूरी है। एक निश्चित डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना का चेन टूटे और हम सुरक्षित रहें। पूरी दुनिया में मास्क लगाकर निकलना और संवाद करना, पूरी दुनिया में अपने घरों में ही केंद्रित हो जाना, अपने स्थान पर ही ठहर जाना। पूरी दुनिया में हम कुछ भी खाने से पहले, कहीं जाने से पहले और कहीं से आने के बाद अपने को सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। एक कॉमन प्रक्रिया पूरी दुनिया में बन गई। ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे प्रगति की दिशा क्या होगी, अथवा अब हमारी पहचान किस रूप में होगी, हमारी पहुंच कहाँ तक है, अथवा अब हम अपने को बचाएं किस तरह। पूरी दुनिया लगी हुई है इस कोरोना नामक विषाणु के निदान के लिए उपाय बनाने में, व औषधि बनाने में। एक ऐसा विषाणु जिसका प्रभाव कितना हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस विश्व व्यवस्था में और वैश्विक तंत्र में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो स्वस्थ होंगे, किसी न किसी प्रकार की बीमारी से त्रस्त नहीं होंगे। लेकिन आज सर्वत्र एक ही बीमारी सुनाई दे रही, कोरोना के कुप्रभाव से श्वास की बीमारी, और जितनी गंभीर बीमारियां हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं, आप कह सकते हैं निष्प्रभावी हो गई। ये दौर है कोरोना का, ये प्रभाव है कोरोना का। और ऐसे में जो अदृश्य बीमारी है, इसका समाधान करने के लिए अथवा इसके प्रकोप के बीच भी एक दूसरे से संवाद करने के लिए हमारे पास एक अदृश्य प्लेटफॉर्म है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसके माध्यम से मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप सबसे संवाद करके संतुष्ट भी हो रहा हूँ, प्रसन्न भी हो रहा हूँ। यह विरल योग है जब हम सबको एक साथ देखते हैं, जो हमारे अनन्य हैं, शुभेच्छु हैं, आत्मीय हैं, या प्रोफेसर नरेश चंद्र जैसे दर्शक और व्यवस्थापक हैं। ये विरल संयोग होता है। ऐसे में एक मंच पर होना, तो इसे कहते हैं क्रेडिट गोज टू वेब वर्ल्ड, या डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम श्रेय देते हैं, या इंटरनेट को देते हैं, जो अदृश्य है। एक अदृश्य बैरी का मुकाबला पूरी दुनिया एक अदृश्य प्लेटफॉर्म पर कर रही है, और जिससे हम दृश्यमान रूप से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। यह आज का दौर है, जिसमें सभी प्रमुख गतिविधियां अवरुद्ध है। आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध है, सामाजिक कार्यक्रम दुनिया भर में होते हैं, लगभग बंद के समान है, सांस्कृतिक गतिविधियों पर ठहराव है, सामरिक गतिविधियां भी, अगर पड़ोस के एक सर्वथा अभिमानी और मतिकुंद राष्ट्र को छोड़ दें तो सामरिक गतिविधियां भी ठप पड़ी हुई हैं। पूरी मानवता अपने संरक्षण में लगी है। भूमंडलीकरण के दौर में, निजीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में राष्ट्रों की सीमाएं शिथिल हो गई। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो सूचना क्रांति की देन है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी की देन है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं। लेकिन अब जहां उदारीकरण के दौर में जो स्थितियां हैं, जिसमें भारत के बारे में विचार करना है, उदारीकरण के दौर में जहां राष्ट्रों की सीमाएं शिथिल हो गई थी, सूचना का प्रवाह हो रहा था, पूंजी का प्रवाह हो रहा था, सेवा क्षेत्र में लोगों का प्रवाह हो रहा था, सब अचानक बंद। अब पुनः हम राष्ट्र की संप्रभुता के बारे में जागृत हैं कि हमारी सीमाएं शिथिल नहीं है, न इसे रखना है। पता नहीं किस देश से कौन सा व्यक्ति जो आ रहा है, वो अपने साथ इस वायरस को ला रहा है। इसलिए अब राष्ट्रों की सीमाएं
अब जटिल हो गई हैं। आर पार आना जाना संभव नहीं है। केवल ये सूचना का प्रवाह डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा। ये अंतरराष्ट्रीय वेबिनार है, बहुत सारे मित्र दुनिया के विभिन्न अंचलों से इसमें जुड़े होंगे, लेकिन अब इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संवाद होगा। सारी गतिविधियां जो हो रही थी वो ठप, आय और रोजगार के साधनों पर ग्रहण लग गया। हम एक स्थान पर ही केंद्रित हो गए, एक ऐसी स्थिति में आ गए कि अब जीवन रक्षण एक विशेष स्थान पर आवृत्त होने में है, परिवार के साथ रहने में है, पारिवारिक जनों के साथ में रहने में है, और व्यवस्था के निर्देश मानने में ही है। हम जिस देश में रहते हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज के दौर के महानायक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर संदेश, संकेत और निर्देश देने में निपुणता प्राप्त हैं और साहस के प्रतिमान कहे जाते हैं, जिनसे न केवल भारत के लोग आश्वस्त हैं कि हम सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी जो कठिनाइयां आई हैं उससे मुक्त हो जाएंगे, अब दुनिया के अन्य देशों के लोग भी उनकी ओर आशा भरी निगाह से देख, एक चेतना जागृत करने वाला व्यक्ति इतिहास पुरुष बनता है, महानायक बनता है। आज के दौर में मोदी जी ऐसे हैं। हम लोग अब राष्ट्र की सीमाओं का ध्यान रखने के साथ ही हमारा फोकस उन बिंदुओं पर होना है जो इस आपदा में चुनौती के रूप में खड़े हैं। पूरी दुनिया में आज जिस पर ज्यादा विचार हो रहा है वह है स्वास्थ्य संरक्षण। तीन चीजों की सुरक्षा की गारंटी हमेशा से मनुष्य की आवश्यकता रही। खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी, और फिर अपने नागरिक सुरक्षा की गारंटी जिसे एक राष्ट्र देता है। आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी। एक नया अवसर चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है कि क्या दुनिया में ऐसे ही अदृश्य आपदा के दौर किसी एक राष्ट्र के कुटिलता के कारण अगर उत्पन्न हो जाए, उसका निदान मनुष्यों के पास है। मैं जिस अंचल में रहता हूं इसे जनजातीय अंचल कहते हैं, और हमारे विश्वविद्यालय में इस विषाणु और साथ ही साथ आने वाले दिनों में संक्रमण का कोई नया प्रकार आए तो उससे बचने के लिए अम्ब्रेला प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। पूरी दुनिया में इस तरह से काम हो रहा है कि अदृश्य विषाणुओं को कैसे रोकें अथवा शरीर में कैसे ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दें कि विषाणुओं का कुप्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। ये दौर बहुत गंभीर दौर है। हम मनुष्य लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें समभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, सम्मान भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भावनात्मक धरातल पर एक दूसरे से जुड़ने का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान दुनिया कोरोना के फेज से पहले की एक ऐसी दुनिया थी जिसे भागम भाग की दुनिया कहते थे, जिसमें मोशन पर विचार होता था। हमारी गति कैसी है, भाग दौड़ कितनी कर लेते हैं, सुबह 4 बजे निकलते हैं, रात में 11 बजे आते हैं, 3-4 घंटे सोकर पुनः भागते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वैभवशाली होने की लत लग गई थी, आवश्यकता थी। राष्ट्रों के धरातल पर भी व्यापार, वाणिज्य, विनिमय, विपणन इस तरह से किया जाए कि राष्ट्र बहुत ज्यादा जल्दी ही समृद्ध हो जाए और इसके आधार पर दुनिया में एक नए प्रकार का वर्चस्व स्थापित। राष्ट्र के अंदर हर व्यक्ति में अधिक से अधिक कैश प्राप्त करने की एक दौड़ लगी हुई थी। कैश हो, ऐश हो तो जिंदगी को लोग धन्य मानते। हम इसमें भारत की पुरातन सामाजिक व्यवस्था को भूल गए थे, जिसमें समभाव, संतोष और सानिध्य, साहचर्य का भाव हुआ करता। अब कोरोना ने पूरी दुनिया में सबको समझा दिया कि आपदा के दौर में समाज से श्रेयस्कर संबल देने वाली कोई इकाई नहीं है। हम सभी अब अपने परिवार में हैं, परिवार के साथ हैं, परिवारिक जनों के पास हैं। अब हम पुनः सबके बारे में कुशल क्षेम पूछने लगे। हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति है, दूर बैठा हुआ हमारा संबंधी है, वो कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके यहाँ व्यवस्था कैसी है। अर्थात अब पुनः हम सामाजिक धरातल पर संवेदनशील हो गए, क्योंकि यह हमारा जो मनुष्य समाज है आज पूरा उस मानवीय रूप में है। पूर्व में हमने प्रगति के दौर में
इस समाज को एक बाजार समाज बना दिया था, जिसमें हमारे सारे रिश्ते आर्थिक रिश्ते थे। तकनीकी का विकास हुआ तो इसे तकनीकी समाज मान लिया था, जहां हमारे संबंध बिल्कुल तकनीकी संबंध हो गए थे, और समाज शास्त्र की विधा को कहा जाता था इट इज द एज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीकी के समाज शास्त्र का दौर हो गया, सब पर ठहराव आ गया है। हम परिवार में हैं, परिवारी जनों के साथ हैं। इसमें पुनः हमारे जो स्थापित रिश्ते हैं प्रकृति के द्वारा, उस पर हम विचार कर रहे हैं। अब हमारे पास समय है। प्रगति की दौड़ में हर व्यक्ति समय के अभाव से ग्रस्त था और त्रस्त था। कोई मिलने जाए, कोई बात करना चाहे, हमारे पास तो समय नहीं है। सबके पास समय है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने संबंधियों के लिए। इतना ही नहीं, पूरी मानवता पर विचार करने के लिए हमारे पास समय है। ये दौर है। चुनौती क्या है? इस दौर से जो हमने पीछे प्रगति का मानक छोड़ दिया है, पुनः वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हम स्वस्थ रहेंगे कैसे? इस आपदा काल में अनेक देशों में उत्पादन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उत्पादन के स्थल, जो औद्योगिक आस्थान है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो प्रगति और सुविधा के प्रतिमान है, वहां से बहुत सारे लोग लौटकर अपने मूल स्थान पर आ गए। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग लौटकर अपने स्थान पर आ गए। एक दौर चला था जब वैभववादी व्यवस्था दुनिया की ब्रेन ड्रेन में विश्वास करने लगी थी। विकासशील राष्ट्रों की प्रतिभाओं को अपने यहाँ अवसर प्रदान कर और समृद्धि प्रदान कर बुला लेते थे। पढ़ाते हम हैं और लाभ पाते वे हैं। यह दौर भी अब बंद हो। अब ऐसे लोग लौटकर वापस आए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कहा कि हमारी प्रतिभाएं जो अन्य देशों को समृद्ध कर रही हैं, संबल प्रदान कर रही हैं, वह राष्ट्र के बारे में सोचे आए। उनका स्वागत है, उनके लिए अवसर है। यह प्रक्रिया हो गई। एक नए प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसे हम प्रवासन की समस्या कहते हैं और अप्रवासन की समस्या। विस्थापन शब्द इस समस्या के लिए नहीं है। विस्थापन उस समस्या के लिए आता है जब किसी विशेष स्थिति में किसी राष्ट्र का आक्रमण हो जाए, वहां के लोग पलायित हो जाएं, कोई नए औद्योगिक आस्थान खड़े हों, वहां के मूल निवासी वहां से हटाए जाएं, अथवा अभाव के कारण हम मूल स्थान से हट जाएं, विलग हो जाएं, तो इसे विस्थापन कहते हैं। इसमें तो हम मूल स्थान पर लौट रहे हैं। यह नए प्रकार का प्रवासन है और अप्रवासन है। ऐसे में हमें पुनः नए सिरे से विचार करना है कि जो औद्योगिक आस्थान है, नए मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनको बनाने में जो कामगार लगे हैं, विभिन्न राष्ट्रों को संपन्न करने में जो दक्ष अभियंता डॉक्टर लगे हैं, इनके लिए उन स्थानों पर, उन देशों में सामाजिक संरचना में एक बेहतरीन स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भगवान न करें कभी यह दौर पुनः आए, लेकिन अगर आए तो ऐसे में वहां की सामाजिक संरचना में मूल स्थान छोड़कर गए हुए लोग, जिनका योगदान अप्रतिम है, उनके लिए भी सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। उनके वापस आने में इस आपाधापी की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सब कार्य व्यवस्था के जिम्मे नहीं छोड़ा जाता। जो संचालक होते हैं स्थानों के, महानगरों के और औद्योगिक आस्थानों के, यह उनका दायित्व भी बनता है। ऐसे में अचानक अगर वापसी की स्थिति आए, व्यवस्था लॉकडाउन में हो, तो एक जटिल प्रश्न। हिंदुस्तान की व्यवस्था कुशल और संवेदनशील व्यवस्था है। इस समस्या का निदान भी है। प्रमुख समस्या जो पूरी दुनिया में आनी है, वह आय और आजीविका की आनी है। हिंदुस्तान में इस क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर ही जो लोग लौट के आए हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन के माध्यम से रोजगार का अवसर मिले, उनकी आय बढ़े, कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इस पर विचार हो रहा है। और जल्दी ही इस पर भी एक सुफल परिणाम हमारे पास आने वाला है। देश आत्मनिर्भर हो। अब एक चुनौती है कि हमने बहुत कुछ बाहर से अब तक आयात किया। आने वाले दिनों में जो विश्व की व्यवस्था है, उसमें वैभव का समीकरण बदलेगा। अब एक नई चुनौती है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। इसके लिए 5 श्रेणियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ।
और इसके साथ 5 चीजें और हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। वह है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। इन 5 श्रेणियों से हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा, जहां टैलेंट और टेक्नोलॉजी का घनिष्ठ संबंध होगा और हम सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद उद्योगों के माध्यम से स्थानीय को भी वैश्विक बनाने की स्थिति में होंगे। मोदी जी का जो संदेश है, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक लोकल योर ग्लोबल, तो हम स्थानीय चीजों के लिए बहुत सारी चीजें स्थानीयता में निहित हैं। कला, संस्कृति, अर्थ, सबके क्षेत्रों में। इस पर आप लोग आगे वार्ता करेंगे। मेरा आशय सिर्फ इतना कि आर्थिक क्षेत्र में जो आर्थिक दुनिया होगी, जिसमें आर्थिक शक्ति के आधार पर समझा जाता था, दुनिया में वही राष्ट्र महत्वपूर्ण है जिनके पास बहुत वैभव है। आज वैभव महत्वपूर्ण होने का आधार नहीं है। बैंकिंग सिस्टम फेल है, उत्पादन प्रणाली फेल है, आयात निर्यात के माध्यम से अपने लिए नया बाजार खोज लिया जाए, यह सोच आज विफल है। यह सब विफलता के सूत्र बन गए हैं। इसलिए आने वाली दुनिया में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, यह विचारणीय है। आर्थिक व्यवस्था में आत्मनिर्भर राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हिंदुस्तान, जापान, जर्मनी, ब्राजील, इजराइल, यह नए शक्ति संपन्न केंद्र बनेंगे। पहले से स्थापित जो आर्थिक शक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, इनका महत्व बना रहेगा। और एक जिसे हाल के वर्षों में अपनी कई प्रकार की छद्म योजनाओं के कारण महत्ता मिल गई थी, सस्ता अटिकाऊ सामान बेचने के कारण दुनिया भर के बाजारों में आधिपत्य स्थापना करने का एक अवसर मिला था, वह राष्ट्र अब आइसोलेशन में जाने वाला है। अभी तक हम लोगों ने यही सुना था कि जो कोरोना ग्रस्त है उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए, लेकिन विश्व में भावी आर्थिक शक्ति मंच में वह राष्ट्र जो हमारे समीप में है, उसे आइसोलेशन में जाना है। और उसकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था का एक नियम है, 10 साल बाद हर आर्थिक व्यवस्था ढलान पर जाती है, ढलान का दौर उसका शुरू होना है। आर्थिक संदर्भों में हिंदुस्तान एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनेगा। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि अमेरिका ने कहा G7 में भारत का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब यह दौर आ गया जहां भारत की आर्थिक समृद्धि को महत्व मिलने वाला है। हम आर्थिक क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति हैं, और अब महाशक्ति के साथ साथ अब हमें महानतम शक्ति होना है, क्योंकि हम कृषि और ऋषि परंपरा का देश होने के कारण हमारे यहाँ जो अन्न उत्पादन है वह दुनिया में सर्वोत्कृष्ट कोटि का है। हम फैक्ट्रियों में अन्न नहीं उत्पादित करते, अन्न उत्पादन जमीन से होता है, और वही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं, अन्न ही ब्रह्म है, और वह व्यवस्था हमारी दुनिया में सबसे अच्छी है। इसीलिए हिंदुस्तान में यहाँ के निवासियों में प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। कोरोना के कारण दुनिया भर के देशों में जो मृत्यु दर है वह न्यूनतम है हिंदुस्तान में। अब इस पर नए सिरे से विचार करना है। दुनिया को अन्न का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश हिंदुस्तान बनने वाला है। पूंजी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश, उनके लिए सुविधा और उनके माध्यम से स्थानीय लोगों को मिलने वाला रोजगार, इसका हब अब हिंदुस्तान दुनिया में बनने वाला है। क्योंकि यहाँ कौशल भी है, परिश्रम करने वाले लोगों की संख्या भी है, और यहाँ उत्पादकता में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और वही अस्थायी रूप से चलता है जिसमें गुणवत्ता हो। गुणी और गुणवत्ता, इसका प्रभाव कभी कम नहीं होता। सस्ते का प्रभाव विपणन के क्षेत्र में होता है, अस्थायित्व के संदर्भ में नहीं होता। अब यह दिशा हिंदुस्तान से दुनिया को मिलनी है। आर्थिक क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्तियों में शुमार है, और यह महत्व इसका और भी बढ़ेगा विशिष्ट उत्पादन के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में, और यहाँ उत्पादित वस्तुएं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक बाय इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में मानी जाएंगी, सराही जाएंगी और आनी जाएंगी, यानी बुलाया जाएगा उन्हें। एक क्षेत्र है संस्कृति का क्षेत्र। आने वाली दुनिया में जो ताकतें होती हैं 4 प्रकार की होती हैं: वैचारिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, और एक विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संगठनात्मक शक्ति। आर्थिक
दुनिया के अन्य किसी भी देश की संस्कृति ऐसी नहीं है। इसीलिए अन्य देशों में हाँ सांस्कृतिक टकराव की बात कही जाती है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था तीसरा विश्व युद्ध तो सांस्कृतिक टकराव के चलते होगा। हम सांस्कृतिक सद्भाव के आग्रही और यह सद्भाव पारस्परिक सहयोग और समन्वय को जन्म देता है। इसी से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश भी निकलता है और यही संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च का उद्घोष करती है कि हमारे यहाँ अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा श्रुतियों में और स्मृतियों में कहा गया है। हमारी संस्कृति दुनिया की मान्य संस्कृति होगी, सांस्कृतिक धरातल पर टकराव वाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रकृति बंधन है, लैंगिक समानता है, उत्सव धर्मिता है। हमारे यहाँ नारी का सम्मान है। आप सभी मनुस्मृति जैसे ग्रंथ वाले देश के सम्मानित नागरिक हैं, जहाँ कहा जाता है नारियों के बारे में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। तो यह देश है। गौतम बुद्ध कहते थे इस देश के गणतंत्र इसलिए सफल है कि नारियों का बहुत ज्यादा सम्मान। यह दौर है पूरी दुनिया में जहाँ वीमेंस लिब जैसे मूवमेंट चलते हैं, हिंदुस्तान इसकी जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ नारियां मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, ऐसी संस्कृति है। अगर संस्कृतियों का आश्रय लिया जाएगा वैश्विक व्यवस्था के दौर में तो हिंदुस्तान की संस्कृति सबसे ज्यादा मान्य संस्कृति होगी और हम सबसे महत्वपूर्ण देश होंगे। सांस्कृतिक आधार पर दुनिया को संबल देने वाले होंगे। आप सब अखबारों में पढ़ रहे होंगे विभिन्न देशों के सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर भारत की सनातन परंपरा का इस समय उद्घोष हो रहा है, उच्चारण हो रहा है और उसी परंपरा से बंधन हो रहा है कि प्रभु उस राष्ट्र को बताएं, संबंधित राष्ट्र के नागरिकों को बचाएं। प्रकृति बंधन की तरफ सभी वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रकृति बंधन नहीं करेंगे तो क्रंदन करने के लिए विवश होंगे। इसलिए अब कोशिश होगी कि ब्राजील के जंगल बचाए जाएं, इंडोनेशिया के जंगल बचाए जाएं, हर देश में जंगल का एक निश्चित अनुपात सुनिश्चित किया जाए ताकि हम शुद्ध हवा पा सकें, पर्याप्त पानी पा सकें और यह धरा भी निर्मल रहे, विमल रहे, हमारे लिए रत्नगर्भा बनी रहे। इसके लिए प्रकृति के साथ तादात्म्य करने की कोशिश होगी और यह हमारी व्यवस्था जो संस्कृति को लेकर के है दुनिया में मान्य होगी। एक क्षेत्र है वैचारिक क्षेत्र। अभी तक दुनिया में दो विचारधाराएं बहुत ज्यादा प्रभावित थी। भूमंडलीकरण के पहले तक साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों, और भूमंडलीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में साम्यवाद तो बिल्कुल सिमट गया और पूंजीवाद ने दुनिया में आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज के दौर में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों निष्प्रभावी। तो नया वैचारिक उद्घोष होना है वो मानवतावाद का होना है, जिसे लेकर हिंदुस्तान चलता है। मानव का सम्मान करना, मनुष्यता का सम्मान करना, मनुष्य रहेगा तभी एक व्यवस्था रहेगी। व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि का भाव रखना, यह विचार अब आगे चलेगा। वैचारिक धरातल पर हिंदुस्तान की वह विचारधारा जिसमें ईशावास्योपनिषद का उल्लेख है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कश्चित् धनम्। कि हम प्रकृति से जितना लेते हैं उतना ही हम आगे भी छोड़ जाएं, अर्थात त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए और यही सतत विकास की गारंटी होगी जिसकी तरफ दुनिया अब चलने वाली है। हम प्रकृति के संसाधनों का उतना ही भोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक। क्यों नहीं रहे हो? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लोभ की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड में किसी के पास कोई संसाधन नहीं है। अर्थात जो हिंदुस्तान की विचारधारा है, संयम, संतोष, समन्वय और सहयोग, यह विचारधारा अब दुनिया में मान्य होगी। एक मंच है जिसे सामरिक मंच कहते हैं, जो विश्व व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सामरिक मंच में अभी तक P5 नेशंस की बहुत ज्यादा महत्ता थी 1998 तक। जब हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो उस 5 देशों की बिरादरी में हिंदुस्तान छठा देश बनकर सम्मिलित हो गया। सामरिक संदर्भों में वह देश ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार है। P5 नेशंस थे 1998 के पहले तक। P5 उन्हें भी कहा जाता है जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। अब हिंदुस्तान
नाभिकीय शस्त्रों की दुनिया में, मिसाइल की दुनिया में दुनिया के समुन्नत राष्ट्रों में से एक है। इसलिए सामरिक संदर्भों में जो प्रतिस्पर्धा होती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, उसमें हिंदुस्तान किसी भी महाशक्ति से कमतर नहीं है। और हिंदुस्तान की यह अवस्थिति ऐसे मंच पर MAD के खिलाफ जाती है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, कि विनाश की पारस्परिक आश्वस्त के खिलाफ अगर कोई तन कर खड़ा है आज दुनिया में तो वह है हिंदुस्तान। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति विकास और मानवता के संरक्षण के लिए होनी। इसलिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हम शांतिपूर्ण कार्यों में करें, इसके लिए हिंदुस्तान आग्रह करता है। सामरिक मंच पर अंतरिक्ष में हमारी पहुंच हो, सागर में हमारी सशक्त स्थिति हो और धरा पर अपनी सीमा के रक्षण का प्राबल्य हो और संकल्प हो। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां शांति व्यवस्था में अपने सैनिकों को भेजने की स्थिति हो। सब में हिंदुस्तान अग्रणी राष्ट्र है। इसलिए सामरिक संदर्भों में अब हिंदुस्तान की कोई सानी नहीं है। आने वाली दुनिया में यह महत्ता हिंदुस्तान की बढ़ेगी। एक क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र, जिसके चलते राष्ट्रों की महत्ता आंकी जाती है। वैकल्पिक ऊर्जा के संदर्भ में हिंदुस्तान, फ्रांस मिलकर अब उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, दुनिया को पहुंचाने वाले हैं, जहां अभी तक पेट्रोल और डीजल की ऊर्जा से निजात मिलने की संभावना हो। हमारी आय का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल आयात में चला जाता, लेकिन हम सोलर एनर्जी के मामले में बहुत आगे बढ़े हुए राष्ट्र हैं। विंड एनर्जी से काम चलेगा, वाटर एनर्जी से काम चलेगा, अर्थात वह ऊर्जा जो सतत रूप से प्रभावी हो। ईश्वर ने हमारे पास थोरियम का दुनिया का विशालतम भंडार दिया हुआ। थोरियम से परमाणु ऊर्जा, बिजली बनाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग करना हमारा ध्येय है, अभिष्ट है, और इस क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा पारंगत हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे हैं और विशेषकर खाड़ी में हमारे अब सब मित्र देश हैं। हमारे लिए आने वाले 50 वर्षों तक हमारी जो आवश्यकता होगी, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, इसका भरोसा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी हम दुनिया की महत्वपूर्ण राष्ट्रों के साथ, शक्तियों के साथ एक समान धरातल पर स्थित। एक मंच है जिसे औषधि उद्योग कहते हैं। आने वाले दिनों में जो औद्योगिक आस्थान विकसित होंगे उसमें औषधि उद्योग की बहुत ज्यादा महत्व। हिंदुस्तान वह देश है जिसके पास आधुनिक औषधियों के साथ साथ परंपरागत औषधियां पर्याप्त मात्रा में है, जिन्हें हम वनौषधि कहते हैं। मैं जिस अंचल में हूँ यहाँ तो उसका गढ़ ही। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वनौषधियों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में एक ही पौधा तुलसी को आप उदाहरण के रूप में ले, हर घर में तुलसी पाई जाती है और इससे सर्वोत्तम एंटीबायोटिक कुछ है ही। हमें अब नए सिरे से पुनः तुलसी दल का प्रयोग करने की प्रवृत्ति डालनी चाहिए। सुबह आप तुलसी दल लें, काली मिर्च लें, तो आप निश्चित रूप से आश्वस्त रहेंगे कि विषाणु का कोई ऐसा प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा जिससे आपका जीवन संकट में पड़ जाए। तो औषधि उद्योग में बहुत ज्यादा संभावना है, पर्यटन उद्योग में बहुत ज्यादा संभावना है, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही साथ हमें कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखना है। हमारे यहाँ तो देवालय, शिक्षालय और औषधालय यह आय और आजीविका दोनों के केंद्र हुआ करते हैं। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है और ज्ञान की दुनिया में महाशक्ति बनने का रास्ता शिक्षालयों से जाता है, जिससे हम आप सभी संबद्ध हैं। इस कोरोना काल में भी शैक्षणिक कार्य नहीं बाधित हुए। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विद्यार्थियों, उनके संरक्षकों और पूरी व्यवस्था जो केंद्र तक जाती है उससे जुड़े हुए हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अवसर मिलने वाला, चिकित्सा क्षेत्र की तरह ही। देवालयों के बारे में आज हमें जरूर विचार करना है कि देवालय हमारे लिए सतत वंदनीय है, लेकिन आज कोरोना काल में वहां से देवी देवता हमारे बचाव के लिए निकल करके औषधालय में आ गए हैं। डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में, टेक्निकल स्टाफ के रूप में और औषध विक्रेता के रूप में हमारे रक्षण के लिए सब जगह घूम रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। वो वंदनीय है।
हमारे सुरक्षा प्रहरी पुलिस के रूप में या सीमा पर सैनिकों के रूप में काम करने वाले बंदनीय हैं, जो सफाई कर्मी हैं या हाउस कीपिंग के लोग हैं, अपने जान की चिंता न कर हमें बचाने के लिए दुनिया भर में लगे हुए, ये बंदनीय है। आखिरी एक मोर्चा है जिस पर हिंदुस्तान को पहुंच जाना है। विश्व संगठन में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। कोरोना के चलते उसके जो विशिष्ट अभिकरण हैं, उनकी भूमिका को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं हो रही हैं। WHO है, अथवा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, अथवा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, सबको लेकर के स्थितियां थोड़ी बदली हैं। अब नया समीकरण बनेगा, उसमें एक देश बहुत पीछे जाएगा जो हमारा पड़ोसी है, एक निरर्थक कार्य में लगा है जिसका कुपरिणाम उसे भोगना पड़ेगा अगर वो क्लाइमेक्स पर पहुंचा तो। उसका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। नहीं तो हिंदुस्तान की भूमिका सारे विशिष्ट उपकरणों में, और जो महत्वपूर्ण निकाय है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, उसके अस्थायी सदस्यता के रूप में हमें अब भार मिलने वाला है, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से स्थिर राष्ट्र, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े लोकतंत्र, सामरिक दृष्टि से पूर्णतः समर्थ और युवाओं के देश हैं। दुनिया पर शासन, व्यवस्था पर शासन युवाओं का होता है। यह संकल्प वीरों का देश है। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान की ज्योत हमेशा जलती है। हमारे मानव संसाधन मंत्री जी निरंतर इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये विश्वास है कि कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, उसमें भी औषधि उद्योग हो, वनौषधि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं, लघु सूक्ष्म मध्यम बृहद उद्योग हो, उसमें हमारे लिए बृहद अवसर पड़ेंगे। हमारे देश के उत्पादों का निर्यात होगा, एक नई व्यवस्था सृजित होगी जिसमें अमेरिका, रूस की तरह भारत भी महत्वपूर्ण होगा, साथ में ब्रिटेन और फ्रांस होंगे, साथ में मित्र राष्ट्रों के रूप में ब्राजील, जर्मनी, इजराइल, जापान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक नई विश्व शक्ति संरचना आने वाले दिनों में उभरनी है, तो पूरी मानवता को सुख शांति प्रदान करेगी, उनका त्राण करेगी किसी भी प्रकार की आपदा से। आइए हम सभी मिलकर भारत को सफल, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और सफल राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। और यह रास्ता ज्ञान का रास्ता होगा, जो शिक्षालय से निकलता है। हम सब मिलकर दुनिया को ज्ञान के धरातल पर, हिंदुस्तान को ज्ञान की दृष्टि से महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छे अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के लिए आपको बधाई। यह सफल हो इसके लिए शुभकामना। आप सुरक्षित रहें, जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप सभी के लिए मेरी मंगल कामनाएं। सर प्रणाम।